गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ना स्टार्ट किया है अभी, और आज लेक्चर 5 में हम क्या पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोत है। मैंने आपको पुरानी वीडियो बताया था कि जानकारी के प्रमुख जो स्रोत थे उसमें मैंने आपको क्या बताया। पहला बताया था धर्म ग्रंथ, दूसरा बताया ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा बताया विदेशी यात्रियों का विवरण, और चौथा और लास्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है उनसे हमको प्राचीन भारत के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोत में जो पुरातात्विक साक्ष्य है, ये पुरातात्विक साक्ष्य से हमको किस किस की जानकारी प्राप्त होती। पहला तो हो गया, इसमें अभिलेख पढ़ेंगे हम, दूसरा इसमें सिक्के पढ़ेंगे, तीसरा स्मारक या भवन पढ़ेंगे, चौथा इसमें मूर्तियां पढ़ेंगे, और पांचवा क्या पढ़ेंगे, इसमें चित्रकला। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक या भवन, मूर्तियां और चित्रकला को पढ़ेंगे, जिनसे हमको प्राचीन भारत के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ये जानकारी वाला स्रोत वाला टॉपिक खत्म होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले इससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सारे के सारे क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अभिलेख। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे ही पूछेगा, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। क्या पूछेगा, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, बोगाज कोई है। क्या है सबसे प्राचीनतम अभिलेख, बोगाज कोई है। पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, बोगाज कोई है। कहां से प्राप्त हुआ है, तो मध्य एशिया से हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, माइनर एशिया या मध्य एशिया से हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख से हमें इंद्र, मित्र और वरुण देवता का उल्लेख प्राप्त होता है। तो अरे हमसे एग्जाम में पूछता है कि इंद्र देवता का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है, मित्र देवता का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है, या वरुण देवता जो थे उनका उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है। तो इंद्र, मित्र और वरुण देवता का जो उल्लेख है वो हमें बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होता है, जो मध्य एशिया, माइनर एशिया से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अभिलेखों को यदि हमसे पूछे कि यथार्थ रूप किसने प्रदान किया, तो अभिलेखों को यथार्थ रूप प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है, अशोक को दिया जाता है। प्राचीन भारत में अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने राज्य की समस्त जो जानकारी है वो जनता को क्या की, उपलब्ध करवाई। अब पूछता है कि अशोक के नाम का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहां से प्राप्त होता है। तो अशोक के नाम का जो उल्लेख है वो हमें दो अभिलेख से प्राप्त होता है। पहला तो है गुर्जरा अभिलेख जो दतिया जिले में है, दूसरा है मास्की अभिलेख जो हैदराबाद में है। तो इन दो अभिलेखों से अशोक के नाम का हमें सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि अशोक के नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होता है। तो गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, और मास्की अभिलेख हैदराबाद में है। हैदराबाद में भी यदि पर्टिकुलर जगह पूछता है कि ये कहाँ पर है, तो हैदराबाद में कहाँ पर है, रायचूर नामक एक जगह है, वहां से इस अभिलेख से भी हमको क्या होता है, अशोक के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा जो अभिलेख था वो कलिंग का एक शासक था, खारवेल। कलिंग का शासक कौन था, खारवेल था। इसी का यह अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। हमसे पूछेगा इस अभिलेख से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख था इससे हमें क्या मिलता है, भारत वर्ष के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख यदि हमसे पूछे कहां से प्राप्त होता है, तो भारत वर्ष, या पूछे भारत के नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो कलिंग के शासक खारवेल का जो अभिषेक था हाथी गुम्फा अभिलेख, वहां से हमें भारतवर्ष के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रयाग स्तंभ लेख है, ये समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था, हरिश्रेण था।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हर्षेण था, जिसने प्रयाग में प्रयाग स्तंभ लेख का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और इस स्तंभ लेख पर उसकी जितनी भी सारी विजय अभियान थी उसका क्या किया? उल्लेख किया। और इन्हीं विजय अभियानों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का हम क्या कहते हैं? नेपोलियन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है। किसने कहा? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, यदि आपको पता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया है। इसके बाद आते हैं ऐरण अभिलेख से। ये किसका है? गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त, इसका अभिलेख है ऐरण अभिलेख। और इस ऐरण अभिलेख से हमको क्या होता है? सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है। और ये अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। कहाँ पर है अभिलेख? मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। इससे हमने क्या अनुमान लगाया कि गुप्त काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी? अच्छी नहीं थी। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गुप्त काल के ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। MPPSC में भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि ऐरण अभिलेख कहाँ पर है? ऐरण अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। किस शासक ने बनवाया? भानुगुप्त ने। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो सती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम यदि उल्लेख पूछता है कि कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके बाद बचता है गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख है। हमने पढ़ा था, हिस्ट्री में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एक यूनानी राजदूत था, कौन? हेलियोडोरस। कौन था? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस ने क्या किया? विदिशा में गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इससे हमें भागवत धर्म के बारे में विशेष जानकारी क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है कि इस वंश के राजा भागवत धर्म से संबंधित मतलब थे। तो गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख कहाँ पर है? विदिशा में। किसने बनवाया? यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया, जो पूरी तरह से भागवत धर्म से संबंधित ये अभिलेख था। तो प्राचीन भारत में इतने सारे अभिलेख के अलावा अन्य कई सारे अभिलेख हैं जिनसे हमको प्राचीन भारत के बारे में क्या हो जाती है? जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं सिक्कों पर। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा हो जाएगा? सिक्के। अब पहला क्वेश्चन तो हमसे ही पूछता है कि सिक्के प्राचीन काल में, यदि हमसे पूछता है सिक्के किसके बने होते थे, तो प्राचीन काल में सिक्के किसके बने होते थे? पहला तो धातु के, और दूसरा क्या होते थे? मिट्टी के। धातुओं में शीशा आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, कांसा आ जाएगा, और मिट्टी में सेल खड़ी मिट्टी की क्या होती थी? सिक्के या मुद्राएं बने होते थे। अब यदि पूछे सबसे पहले सिक्के की शुरुआत किसकी थी, तो यूनानी जो शासक थे उन्होंने भारत में सबसे पहले सिक्के चलवाए, और पहले शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर तिथि और अभिलेख या लेख क्या करवाए? उल्लेखित करवाए। यदि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऐसे कौन शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर तिथि अंकित करवाई, तो कौन थे? यूनानी शासक थे। जिसने अपने सिक्कों पर लेख लिखवाए वो भी कौन थे? यूनानी शासक थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के पूछता है किसके द्वारा चलवाएगा? प्योर गोल्ड के सिक्के, तो कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए। यदि पूछे कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए, तो सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? गुप्त वंश के शासकों के द्वारा चलवाए गए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने। यदि पूछे सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा चलवाए गए। और सातवाहन वंश के जो शासक थे, सातवाहन वंश के शासकों ने क्या किया? शीशे के सिक्कों को चलवाया। तो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा सर्वप्रथम किसके सिक्के चलाए गए? शीशों के सिक्के चलाए गए। अब आते हैं स्मारक और भवन पर। तो हमसे पूछता है कि स्मारक और भवन किस शैली बने होते थे, तो उत्तर भारत के जो जितने भी सारे भवन थे वो नागर शैली बने होते थे, और दक्षिण भारत के जितने भी सारे नगर थे वो किस शैली में बने होते थे? द्रविड़ शैली में बने होते हैं।
तो हमसे पूछता है उत्तर भारत में कौन सी शैली विकसित थी, या उत्तर भारत की शैली में बने मंदिर किस शैली में थे, तो द्रविड़ शैली में, नागर शैली में थे। और दक्षिण भारत के जितने भी सारे हमसे भवन पूछता है, स्मारक पूछता है, वो किस शैली बने थे, तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत बने हुए थे। मूर्तियां पूछे, मूर्तियों का निर्माण की परंपरा किस काल में शुरू हुई, तो मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले यदि पूछता है किस काल में हुआ, कुषाण काल। और कुषाण के बाद गुप्त काल में भी कई प्रकार की मूर्तियों का क्या किया, निर्माण किया गया। चित्रकला यदि पूछे कि चित्रकला से हमको क्या जानकारी मिलती है, तो उस समय की प्राचीनतम स्थिति जो भी होती है वो हमें चित्रकला से प्राप्त होती है। जैसे अजंता की गुफाओं में एक मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है, इससे हमको उस समय की सजीव जानकारी जो होती है वो क्या होती है, उससे प्राप्त हो जाती है। तो इतनी सारी जो चीजें थी जिनसे हमको प्राचीन भारत के बारे में क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो मैंने तो हमारे पास अभिलेख थे और सिक्के थे जिनसे हमको प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। देन इसके बाद में इससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करा के फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।